दिस इज टीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज अपने फरवरी 2026 के पेपर को टारगेट करते हुए। एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मॉक टेस्ट 5। इससे पहले 4 मॉक टेस्ट हमारे हो चुके हैं, आज हम 5th मॉक टेस्ट करने वाले हैं, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड इसमें हम 10 to 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और स्लाइड्स दिखा देती हूँ किस तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने इसमें कुछ इमेजेस भी ली हुई हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं ठीक है। एंड कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने ले रखे हैं, हर स्लाइड के साथ एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 10 to 12 क्वेश्चन है। अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा था कि मैम कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड कीजिए। नए मीन्स थोड़े से चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन ऐड कीजिए, तो मैंने वो भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं इसमें। अगर वो जो स्टूडेंट है वो देख रही होंगी तो वो देख पाएंगे कि क्वेश्चन ऐड हुए हैं, ठीक है। आने वाली जो अपकमिंग क्लासेस होंगी मॉक टेस्ट वाली, उसमें कुछ और क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगी फिर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, अच्छा ये जो स्लाइड्स है ना, ये पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगी। एक बारी मैं पेन चेंज कर लूं, पेन की थिकनेस कहाँ गया पेन, वेट। अच्छा, रिशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगी, ठीक है, आपको ये सारी चीजें। एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। मतलब नीचे दिए हुए कौन सा ऐसा, नीचे जो पोल्यूटेंट्स दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है जो क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। हमारी जो लेयर है ओजोन लेयर, जो यूवी प्रोटेक्शन से हमारी अर्थ को बचाती है, यूवी रेज से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, तो वो जो ओजोन लेयर है, O3 लेयर, ठीक है, उसको कौन सा पोल्यूटेंट जो है हार्म कर रहा है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक बार इमेज दिखा देती हूँ। जो हमारी ओजोन लेयर है ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमारी एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, देखो, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। तो जो सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वहां पे ये ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। एक थिक सी परत, मोटी सी परत होती है ओजोन की, ठीक है, जो क्या करती है, यूवी रेज से, सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है जो इस लेयर को थिक वीक कर रहा है, इस लेयर को मतलब वीक कर रहा है, कमजोर कर रहा है, ठीक है। चलिए, और ये जो लेयर है ना, अर्थ से 10 to 50 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है स्ट्रेटोस्फेयर का, सॉरी ओजोन लेयर का, ठीक है। ये जो ओजोन लेयर है अर्थ से 10 to 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ओके। चलिए, तो कौन सा पोल्यूटेंट जो इसको वीक कर रहा है, वो जो पोल्यूटेंट है दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं जो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकल रही हैं। मैक्सिमम ये हमारे एसी और फ्रिज वगैरह जो है उनमें जो गैसेस होती हैं उनसे निकलती है एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है ना, ऊपर जाएगी आसमान में, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ओजोन है, ये देखिए इस तरह ओजोन लेयर है, ठीक है। ओजोन का स्ट्रक्चर इस तरह से है, 3 ऑक्सीजन एटम जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा ना, इसकी एक क्लोरीन एटम ब्रेक करके इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। ये जो क्लोरीन है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करके अलग से एक मॉलिक्यूल बना लेगी, क्लोरीन मोनोक्साइड बना लेगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, ओजोन लेयर ब्रेक हो जाएगी। ओजोन लेयर जैसे ही वीक होती जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रेज को रास्ता मिल जाएगा वहां से क्रॉस करने का, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये मेन पोल्यूटेंट है जो क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को वीक कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। चींटी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो जो चींटी का डंक है ना, उसमें प्रेजेंट होता है हमारा फॉर्मिक एसिड, उसमें प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड, और इसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। दिस इज मिथेनोइक एसिड। आपने देखा होगा जब कभी एंट हमें बाइट करती है ना, तो हमें कहा जाता है कि उस पर कुछ बेसिक सब्सटेंस रब करो। ऐसा क्यों? बिकॉज क्या होता है, जो एसिड है
एसिड पे जब हम एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एक दूसरे की पावर को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिससे क्या होगा, सोल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही है। तो जब चींटी का डंक होता है ना, दैट इज, उसमें क्या फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है, मिथेनोइक एसिड है प्रेजेंट है। तो अगर कभी चींटी बाइट कर ले तो उस पर बेसिक सब्सटेंस लगाते हैं ताकि वहां पे उसको हम जल्दी से हील कर पाए, ठीक है। तो कौन सा एसिड है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें ना, तो ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन सी में प्रेजेंट होता है। विटामिन सी लाइक आंवला, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को ही कहते हैं। तो ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, ये आंवला में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हमारा लेमन होता है ना, लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड जो है प्राइमरी कंपोनेंट है, और इसके साथ साथ सम अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, बट उसकी जो अमाउंट है वो कम होता है एस्कॉर्बिक एसिड का, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये प्रेजेंट होता है हमारे स्पिनच में, जो पालक वगैरह है ना, उनमें स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये विनेगर में प्रेजेंट होता है, विनेगर में, ठीक है। विनेगर का फॉर्मूला है CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज फॉर्मिक एसिड, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है ये, 3.7 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न टू गिव ऑफ 1.665 इंटू 10⁸ जूल्स ऑफ एनर्जी। मतलब अगर हम 3.7 किलो फ्यूल को बर्न कर रहे हैं ना, तो उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है दैट इज 1.665 इंटू 10⁸ जूल्स। तो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इन स्टैंडर्ड यूनिट इज, तो हमें इसमें एग्जामिनर ने ये पूछा है कि अगर हम तो 1 किलोग्राम जो फ्यूल बर्न करेंगे उसमें कितनी एनर्जी जो है रिलीज होगी, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, किसी फ्यूल को बर्न करने पे कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर का एक क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है काफी, तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट अभी न्यूमेरिकल जो है ये सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ये पूछा है कि अगर 3.7 किलोग्राम फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो उसमें 1.665 इंटू 10⁸8 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो 1 किलोग्राम फ्यूल को अगर बर्न करेंगे तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। चलिए, तो 1 किलोग्राम पे इसको सॉल्व कर लो, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन करते हो ना इस तरह से। 3.7, अब ये पॉइंट्स वगैरह हटा लीजिए। देखो, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबका तरीका अपना अपना डिफरेंट हो सकता है, बट मैं इस तरह से इजी फॉर्म में कर रही हूँ। 3.7 इंटू, इस पॉइंट को हटा देंगे, 1 2 3 4 जीरोस यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 4, एंड तो यहाँ पे 10⁸8 है ना, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बच गया 4। और अच्छा, एक ये जीरो है, इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे 1.665 इंटू 10⁵5/37, तो अगर 37 को डिवाइड करेंगे ना इससे, 1.665 37, तो 37 को अगर हम 4 से डिवाइड करें 148, तो अगर 5 से करें तो कितना आएगा, एक बार करके देख लेते हैं। 85, तो ये ज्यादा आ रहा है, तो 5 से नहीं 4 से जाएगा, 4 एंड 148, ठीक है। 16 में से 8 माइनस करो, 8 आ गया, 5 में से 4 1, एंड ये जो 6 है यहाँ जाएगा, एंड ये 5, ठीक है। अब ये 37 5 कितने हो रहे थे, 185, 6 माइनस 5 1 5, फिर ये आगे चलता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो जो हमारा आंसर है दैट इज 45 इंटू, जीरो लगा लेने, आप यहाँ लिख देती हूँ, 45 इंटू 10⁵5। तो जो आंसर है दैट इज, इस तरह से लिख सकते हो आप, 123 इंटू 10⁵2। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज 45,000 जूल। मतलब 1 किलो अगर फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 45,000 जूल जो है एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज 45,000।
सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा है। जो मैंने कटवट किया है, कटिंग वटिंग, ये आप अपने तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करोगे, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल वे में किया था, ये सब बच्चों को समझ में आए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है, मतलब न्यूमेरिकल है, ये मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स। तो क्या सारे मेटल सॉलिड्स होते हैं? जी नहीं। हमें पता है जो मरकरी है दैट इज इन लिक्विड स्टेट, बट मरकरी इज अ मेटल, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल मेटल्स आर हार्ड। सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा है, सोडियम एंड पोटाशियम जो है सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ऑल्दो दे आर मेटल बट दे आर सॉफ्ट एंड वी कैन कट इट विद नाइफ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस। सारे नॉन मेटल्स गैसेस होते हैं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स है ना, कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में है, कुछ लिक्विड स्टेट में है, कुछ गैसेस स्टेट में है। सॉलिड की बात करें तो ये हो गया सल्फर, हो गया आयोडीन, हो गया, ये सॉलिड स्टेट्स में है ना। ऑल्दो दे आर नॉन मेटल बट दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है? दैट इज ब्रोमीन। दैट इज ब्रोमीन, यहां लिख देती हूँ। और कुछ नॉन मेटल्स गैसेस स्टेट में होते हैं, फॉर एग्जांपल कौन कौन से, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है और ये मेटल्स, नॉन मेटल्स है। तो ये कहना कि ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज सम नॉन मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, सम आर इन लिक्विड एंड सम आर प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट, ठीक है। सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस, कार्बन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। लिक्विड की बात करें, ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। गैसेस की बात करें, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सारे नॉन मेटल जो है नॉन डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू थिन वायर, मतलब उसको पीट पीट के हम पतली सी वायर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर गोल्ड की बात करें ना, तो गोल्ड इज डक्टाइल इन नेचर, सिल्वर इज डक्टाइल इन नेचर। जैसे हम गोल्ड चेन वगैरह पहनते हैं, तो गोल्ड की या सिल्वर की पहनते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड के मेटल को हम पीट पीट के वायर की शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स को हम बीट करके डक्टाइल, मतलब बीट करके एक थिन वायर नहीं बना सकते। वाई? बिकॉज नॉन मेटल्स क्या है, दे आर नॉन डक्टाइल, ओके। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल इन नेचर होते हैं। डक्टाइल का मतलब है दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू थिन वायर, बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंस दिया हुआ है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। दैट मेटल्स हैव लेस्चर, मेटल्स में शाइन होती है, नॉन मेटल्स में शाइन नहीं होती। मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब है दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू थिन शीट, पतली शीट के रूप में। हम जैसे एल्यूमिनियम फॉइल्स आपने देखी, एल्यूमिनियम को हम बीट कर करके थिन शीट बना सकते हैं, बट नॉन मेटल्स को बीट करके हम थिन शीट्स नहीं बना सकते, तो दे आर नॉट मेलिएबल। मेटल्स आर डक्टाइल, वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू फॉर्म ऑफ वायर, बट नॉन मेटल्स जो है दे आर नॉन डक्टाइल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, whereas non-metals are not a good conductor of heat and electricity. At normal temperature, metals are in solid state except mercury. At normal temperature, non-metals are either in solid state, in gaseous state, or in liquid state also. Normally, metals have high density and non-metals have less density. Okay, ये metals के कुछ example हैं, gold, silver, mercury. Non-metals के example, oxygen, hydrogen, अभी मैंने पीछे भी बताया, carbon, sulfur, ये सारे non-metals हैं. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ फ्यूल्स हैं आपके पास दिए हुए, ABCD, 4 फ्यूल्स हैं। चारों का कैलोरीफिक वैल्यू, स्टेट एंड इग्निशन टेम्परेचर दिया हुआ है। जो फ्यूल A है उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, स्टेट सॉलिड है एंड इग्निशन टेम्परेचर भी हाई है। जो B है इसका कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट है, स्टेट गैसेस है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी हाई। और जो C है फ्यूल, उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है मॉडरेट है, स्टेट गैसियस स्टेट है और मॉडरेट टेम्परेचर है। इसमें लो कैलोरीफिक वैल्यू है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, लो इग्निशन टेम्परेचर है। हमें बताना है विच इज बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। घर के लिए, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए कौन सा जो फ्यूल है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है, A, B, C या D, ठीक है।
ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक डिफरेंस समझिए, कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है एक्चुअली। सो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ना, दैट हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसकी जो डेफिनेशन है, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न। मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल को अगर बर्न किया तो उससे कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसके जो यूनिट्स हैं दैट इज किलो जूल पर केजी और किलो कैलोरी पर ग्राम। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इट मीन्स फ्यूल उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर हम बात करें पेट्रोल की और वुड की, देखो अगर पेट्रोल को बर्न करेंगे ना, पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज 45,000 किलो जूल पर केजी। वुड की जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज 20,000 किलो जूल पर केजी। तो जिसकी जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा गुड फ्यूल होगा। ठीक है, तो दोनों में से कंपेयर करें तो जो पेट्रोल है दैट इज वेरी गुड फ्यूल माना जाएगा एज कंपेयर टू ड्राई वुड। ठीक है, जो जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, और उससे उतनी ही ज्यादा हीट रिलीज होगी। क्लियर? नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इट्स ऑन। मतलब ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस जो है बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो पेट्रोल है ना, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम पेट्रोल को देखें एंड वुड को देखें तो इन दोनों में से कौन ज्यादा जल्दी जलेगा? इन दोनों में से पेट्रोल जो है ज्यादा जल्दी इग्नाइट हो जाएगा, है ना। which need more heat to start burning, so the fuel is harder to ignite। मतलब जिसका जितना ज्यादा जो जितना जल्दी जलेगा उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही अच्छा है। ठीक है, जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा जल्दी वो आग पकड़ेगा। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, उतना ही जल्दी बर्न करेगा। ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग आउट ऑन, और इसका जो यूनिट है दैट इज इन सेल्सियस और केल्विन। हाउ इजिली फ्यूल कैचेस फायर, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू है कि कितनी हीट रिलीज हो रही है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है अगर किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं। वहीं पे इग्निशन टेम्परेचर क्या है? हाउ इजली अ फ्यूल कैचेस फायर, हाउ इजली फ्यूल कैचेस फायर, दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ओके क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा जो है डोमेस्टिक फ्यूल के लिए सही रहेगा फ्यूल। तो ऐसा फ्यूल जो क्या हो, जिसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना मॉडरेट हो, ना ज्यादा हाई हो ना ज्यादा लो हो। ठीक है, और उसका जो इग्निशन टेम्परेचर हो वो भी कैसा हो, मॉडरेट हो। ठीक है, और स्टेट कैसी है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है अगर, तो दिस इज गुड फॉर डोमेस्टिक फ्यूल, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करने में भी इजी रहता है, पाइप्स के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें घर के लिए यूज करना है, हमें कोई ब्लास्ट नहीं करना है कि कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर, हमें ज्यादा हीट नहीं चाहिए, हमें मॉडरेट हीट चाहिए खाना बनाने के लिए, है ना। तो उसका स्टेट जो है गैसियस स्टेट होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर भी मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, हाई होगा तो काफी टाइम लगेगा, लो होगा तो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेगा, तो हमें मॉडरेट चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is based on reactivity series of metals. Metal X displaces metal Y from its salt solution but is not able to displace metal Z from its salt solution. Identify the most reactive metal. Question is saying कि जो metal X है ना वो metal Y को displace कर रहा है from its salt solution but not able to displace metal Z. metal Z को वो displace नहीं कर पा रहा। तो इसमें से हमें बताना है कि most reactive metal कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल दी हुई है और इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से मैक्सिमम टाइप जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज, पहली बात तो आपको ये याद होनी चाहिए, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद करोगे आप? देखो इस तरह से, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो सबसे ऊपर होगा और नीचे की तरफ लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है आएंगे। सबसे मोस्ट रिएक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को आपको कैसे याद करना है? आपको याद करना है ऐसे, प्लीज यहां लिख दो, यहां लिखती हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस
zebra instead try learning how कॉपर। जरूरी नहीं है आपको इसी ट्रिक के थ्रू याद करना है, अगर कोई और ट्रिक आप यूज कर सकते हो या बिना ट्रिक के आप याद कर सकते हो, सो इट्स गुड। ठीक है, हाउ कॉपर सेव्स, यहां लिख देते गोल्ड। अब जो P है दैट इज फॉर पोटाशियम, S सोडियम, C कैल्शियम। मी का जो फर्स्ट लेटर है इनसे है वर्ड्स, M मैग्नीशियम, A से एल्यूमिनियम, केयरलेस C से कार्बन, Z से जिंक, I से आयरन, T से टिन, L से लेड, H से हाइड्रोजन, C से कॉपर, सेव से सिल्वर, G से गोल्ड एंड P से प्लेटिनम। ठीक है, गोल्ड प्लेटिनम। तो इस तरह से इस ट्रिक के थ्रू आप इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को याद कर सकते हो, या फिर कोई और ट्रिक है उसके थ्रू भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, इससे ना काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ समझा दो। देखो अगर मान लीजिए पोटाशियम है, तो पोटाशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, है ना। तो पोटाशियम क्या है, एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, बट एल्यूमिनियम जो है पोटाशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वीक है एज कंपेयर टू पोटाशियम। तो मतलब जो स्ट्रॉन्गर वाला है ना, वीक वाले को हटा सकता है, बट वीक वाला स्ट्रॉन्गर वाले को नहीं हटा सकता। ठीक है, उसी तरह अगर जिंक की बात करें या लेड की बात करें, तो जिंक जो है लेड को रिप्लेस कर सकता है, बट लेड जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक्स वाई जेड 3 मेटल्स हैं, ठीक है, हमें बताना है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। वो कह रहा है कि एक्स मेटल जो है वाई को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब एक्स जो है स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू वाई, बट एक्स जो है जेड को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, इट मीन जेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू एक्स। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ वो कौन सा है, जेड। जेड जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। रेशमा एक लड़की है, उसके रूम में एक हैवी सा बॉक्स पड़ा हुआ है, सॉरी, तो उसको ये इस बॉक्स को हिलाना है, हटाना है अपनी जगह से। तो कौन सी फोर्स लगाएगी, कौन सी फोर्स लगाए जो कि बड़ी होगी इन फॉलोइंग इन चारों में से कौन सी एक फोर्स लगाएगी जो ज्यादा होगी। ठीक है, तो शी शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। फॉलोइंग फोर्स में से कौन सी फोर्स जो है उसको लगानी चाहिए इस बॉक्स को हिलाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फोर्स और फ्रिक्शन का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड फ्रिक्शन। देखो फोर्स क्या है ना, बिकॉज ऑप्शन में देखो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, 3 फोर्सेस हैं और एक फ्रिक्शन दिया हुआ है इसमें। तो आपको पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में। तो फोर्स क्या है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और फ्रिक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी चीज को हम फोर्स कर रहे हैं, तो इस फोर्स को जो सामने से फोर्स दूसरी फोर्स रोक रही है, इस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, जो फ्रिक्शन है ना ये अपोजिंग फोर्स होती है जो इस फोर्स को रोक रही है। ठीक है, तो दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, देखिए स्लाइड्स के थ्रू समझाती हूँ। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स एंड इट कैन एक्ट इन एनी डायरेक्शन। पुश पुल अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में ये फोर्स लग सकती है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। इट कैन स्टार्ट स्टॉप और चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम फोर्स लगाते हैं तो किसी भी चलती हुई वस्तु को रोक सकती है, रुकी हुई वस्तु को स्टार्ट कर सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है ना। दैट इज फॉर एग्जांपल पुशिंग ए बॉक्स ऑन द फ्लोर। तो इसके जो टाइप्स हैं डिफरेंट टाइप्स की है। जो फोर्स है, फोर्स की मेन 3 टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है। ठीक है, तो ये तीनों जो है फोर्स की टाइप्स हैं। वहीं पे अगर फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है जो मोशन चलती हुई चीज को, इस चीज पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स को, वो यहाँ से जो फोर्स लगेगी वो इसको रोक रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इस डायरेक्शन से एक दूसरी फोर्स लग रही है जो इस बॉक्स को मूव नहीं होने देगी। तो ये जो दूसरी फोर्स है दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है। इट ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन और अटेम्प्टेड मोशन। इट यूजुअली रेजिस्ट मोशन और स्लो थिंग्स डाउन। ये क्या करती है, मोशन को या तो रोक देगी या फिर स्लो कर देगी। द बॉक्स स्लो डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर। जो फ्रिक्शन के टाइप्स हैं दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये जो है चारों फ्रिक्शन के टाइप है। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि ऐसी कौन सी फोर्स लगाएगी विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। तो इस बॉक्स को मूव करने के लिए इसको कौन सी फोर्स लगानी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, कौन सी फोर्स लगानी चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगानी है इसको, इस गर्ल को फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगानी है ताकि ये बॉक्स को धक्का दे पाए, आगे मूव कर पाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कौन सी टाइप, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट ना रेस्ट पे होता है तो उस पे जो फोर्स लगती है वो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही इस बॉक्स जो है मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, मूव करेगा, तो इस पे कौन सी फोर्स लगेगी, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है, और इस गर्ल को, इस बॉक्स को मूव करना है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगानी होगी। किससे ज्यादा लगानी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस। कौन सा सेट जो है केमिकल चेंजेस को दर्शा रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज में ना शेप और साइज जो है वो चेंज होता है, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है, शेप एंड साइज चेंज होता है। बट केमिकल चेंजेस में क्या होता है, उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है। मतलब पहले कोई और चीज थी, बाद में केमिकली अगर उसको ट्रीट करेंगे तो बाद में कुछ और बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फिजिकल चेंज में क्या है, हमारे पास लेमन था, हमने लेमन को कट किया, उसके बाद भी ये लेमन ही रहा, बस क्या हुआ, इसकी शेप चेंज होगी, है ना, स्लाइसेस आ गई, कट कर दी हमने लेमन की, सिर्फ शेप चेंज हुई, बट प्रोडक्ट जो है वो सेम रह रहा है। यहाँ भी लेमन था, यहाँ भी लेमन था, प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, बट इफ यू टॉक अबाउट केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। पहले वुड लॉग थी, उसको हमने बर्न किया, उसके बाद वो ऐश में चेंज होगी, ठीक है, राख में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे तो लकड़ी थी, यहाँ पे राख बन गई, तो केमिकल सब्सटेंस चेंज हो गया ना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, तो दिस इज केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज जो है दैट इज, उसमें न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, बट फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइल करने के बाद भी वाटर ही रहेगा। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास ब्रेक हो गया बट रहेगा तो ग्लास ही। बट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। तो ये दोनों तो फिजिकल चेंज है, दिस इज केमिकल चेंज। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमें बताना है जिसमें सब में केमिकल चेंजेस हो रहे हो। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, physical change. Digestion of food, chemical change. Shredding of paper is also physical change. ये भी हमारा आंसर नहीं है। Cooking of food, chemical change. Boiling of water, physical change. Dissolving sugar in water is physical change. Next है rusting of iron. Rusting of iron is a chemical change. Burning of paper, chemical change. Digestion of food, chemical change. ये तीनों जो है chemical change है, क्योंकि तीनों में ही new substances form हो रहे हैं, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। एक और क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, फिजिकल और केमिकल चेंज पे बेस्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए इज केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज जो है यूजुअली इरिवर्सिबल है, मतलब अगर हमने एक बार वुड को बर्न करके ऐश बना दिया तो ऐश से वापस हम वुड नहीं बना सकते, है ना। तो दिस इज इरिवर्सिबल चेंज एंड दिस इज ट्रू, है ना। सेकेंड है, इन अ फिजिकल चेंज देर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट, कि फिजिकल चेंज में ऑलवेज जो स्टेट है वो चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिजिकल चेंज का जैसे वाटर की बात करूं, तो वाटर अब यहाँ पे लिक्विड स्टेट में, जैसे ही हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे ही इसको फ्रीज करेंगे आइस बन जाएगी, तो ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, तो स्टेट चेंज हो गई। बट इट इज नॉट ऑलवेज हैपन, बिकॉज यहाँ पे जैसे लेमन का हमने एग्जाम्पल लिया था, लेमन को हमने कट किया स्लाइसेस में,
तो इसकी तो कोई स्टेट चेंज नहीं हुई, यहाँ भी सॉलिड स्टेट में था, यहाँ भी सॉलिड स्टेट में है। तो ऐसा कहना कि ऑलवेज चेंज इन स्टेट होता है, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज ऑलवेज नहीं होता, समटाइम्स किसी किसी जगहों पे होती है, कहीं कहीं पे नहीं होती। वाटर के केस में स्टेट चेंज हो रही है, बट लेमन के केस में स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज नॉट ट्रू। जो फर्स्ट ऑप्शन है ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आई थिंक वॉइस का इशू नहीं हो रहा होगा, क्योंकि कुछ बच्चों को रहता है कि मैम वॉइस का इशू है, वॉइस अच्छे से नहीं सुन पा रहे। तो मुझे लगता है कि वीडियो में वॉइस जो है, अभी जो लेटेस्ट वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनमें वॉइस का इशू नहीं है। हाँ, जो प्रीवियस वीडियोस थी उनमें था, बट आई होप इन वीडियोस में वॉइस का कोई इशू नहीं रहा होगा। ठीक है, फिर भी होगा तो मुझे बता देना, बट आई बिलीव कि ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। बाकी ट्राई करूंगी कि थोड़ा और जोर से बोलूं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। चारों में से राइट स्टेटमेंट बतानी है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन सॉइल। तो सॉइल की पहले टाइप समझ लीजिए, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती हैं। कौन कौन सी? सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल, है ना। 3 टाइप्स की सॉइल होती है। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। जो सैंडी सॉइल होती है ना, सैंडी, तीनों यहां लिख देती हूँ, क्लेई एंड थर्ड वन इज लोमी। जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं और इनके बीच में काफी एयर गैप होता है। ठीक है, वहीं अगर क्ले सॉइल की बात करूं तो जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, उनके बीच में एयर गैप बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो जैसे हम इसमें पानी डालेंगे ना, ये सारे पानी को एब्जॉर्व कर लेती है, क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो ये मिट्टी जो है सॉइल को, वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है। वहीं अगर लोमी सॉइल की बात करें तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल। तो इसमें बड़े पार्टिकल्स भी होंगे एंड छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स भी होंगे। और लोमी सॉइल जो है बेस्ट सॉइल मानी जाती है फसल उगाने के केस में। ठीक है, तो सैंडी, क्ले, लोमी 3 टाइप की सॉइल है। सैंडी सॉइल के पार्टिकल साइज बड़े हैं, इसलिए जैसे ही हम इसमें वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, तो सारा पानी जो है इन पोर्स के थ्रू निकल जाता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है। वहीं क्ले सॉइल की बात करूं तो सॉइल के पार्टिकल साइज इतने छोटे हैं कि जैसे ही वाटर डालेंगे सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि इसमें पानी के निकलने की जगह ही नहीं है, काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके पार्टिकल्स। और लोमी सॉइल जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल। तो इसमें जैसे ही पानी डालेंगे तो जितना पानी एब्जॉर्ब होना चाहिए, जितना उसको एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब करेगी, एक्सेस वाटर जो है उसको रिमूव कर देगी, है ना। तो यही मेन डिफरेंस है तीनों सॉइल्स में। सो द मेन डिफरेंस इज द पार्टिकल साइज एंड कॉम्पोजिशन। सैंडी सॉइल हैज लार्जर पार्टिकल्स एंड ड्रेन्स क्विकली. Clay soil has fine particles that pack tightly, and loamy soil is an ideal mix of sand, silt and clay. This result in difference in drainage, water retention, aeration and nutrient availability, with loamy soil being the most balanced and best for most plant. Loamy soil जो है balanced और best soil मानी जाती है plants के लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था हमें सही स्टेटमेंट बतानी थी। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग. The proportion of fine particles in sandy soil is relatively higher than the clay soil. कि fine particle जो है sandy soil के वो ज्यादा होते हैं as compared to clay soil. तो this is not true, क्योंकि clay soil में fine particle ज्यादा होते हैं। sandy soil में तो particle के size बड़े बड़े होते हैं, bigger particles होते हैं। Second है the amount of large and fine particle is about the same in clay soil. कि clay soil में large और fine particle जो है same होते हैं। तो this is also not true. The proportion of large particles in loamy soil is relatively higher than in sandy soil. कि जो लोमी सॉइल है उसके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल. दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल साइज है बड़ा होता है, लोमी सॉइल तो मिक्सचर है सैंडी और क्ले का. फोर्थ ऑप्शन है द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्ले सॉइल is relatively higher than the loamy soil, and this is right option कि जो fine particles हैं clay soil में वो काफी ज्यादा होते हैं as compared to loamy soil, क्योंकि loamy soil is a mixture of sandy and clay. उसमें बड़े और छोटे दोनों ही particles होते हैं. तो right option है option number 4. इस question का जो सही आंसर है that is option number 4. next question है, बस आज के 2 क्वेश्चन बचे. हाँ चलिए, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम. और डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन हमने जो पीछे वाला वो था ना मॉक टेस्ट 4, उसमें भी डिस्कस किया था. वहां भी मैंने जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था आपके साथ. एक बार फिर कर लेती हूँ. देखो क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो माउथ में जाएगा, हमारे टीथ जो है उसको च्यू करेंगे एंड हमारी ओएसोफेगस फूड पाइप के थ्रू ये चला जाएगा स्टमक में. स्टमक में हमारे में HCl प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है एंड म्यूकस प्रेजेंट है. HCl क्या करेगा,
HCl जो वहाँ का अंदर का मीडियम है उसको एसिडिक बनाएगा, ताकि जो पेप्सिन, ये पेप्सिन तभी काम करेगी जब उसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। तो ये पेप्सिन क्या है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटीन को इनटू पेप्टाइड्स। और ये म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस क्या है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है इस एसिडिक मीडियम से। ठीक है, नेक्स्ट है खाना स्टमक में गया। अब स्टमक के बाद ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे, कहाँ से, लीवर से और हमारे पेनक्रियास से। पेनक्रियाटिक जूसेस आएंगे, और लीवर भी कुछ जो है डाइजेस्टिव जूसेस भेजेगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो लीवर है, लीवर के पास यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, जो क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। और बाइल जूस क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे फैटी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जो बड़े फैट ड्रॉपलेट्स है उनको छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देगा, है ना। कौन, बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आ रहा है, लीवर से। और लीवर क्या कर रहा है, कहाँ भेज रहा है बाइल जूस को, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे ही पेनक्रियाटिक जूसेस हैं कुछ, जो पेनक्रियाटिक जूसेस क्या करेंगे, पेनक्रियाटिक जूसेस जो है ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटीन को, स्टार्च को, एंड कुछ जो है हमारे, तो इसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे फॉर एग्जांपल एमाइलेज की बात करूं, तो एमाइलेज क्या करेगा, पैनक्रेटिक जूस को, स्टार्च को ब्रेक कर देगा। एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें, सिंपल शुगर में। ठीक है, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर रहा है कौन, एमाइलेज। और ये एमाइलेज कहाँ से आ रहा है, पेनक्रियास सिक्रेट कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर लाइपेज की बात करें, तो लाइपेज भी क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन ऑफ फैट को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, और उसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं लाइक ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, वो क्या करेंगे, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स को, सॉरी, जो हमारे यहाँ पे स्टमक में ब्रेक डाउन हुआ था, पेप्सिन ने ब्रेक डाउन किया था प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, तो अब क्या होगा, इन पेप्टाइड्स को ये पेप्टाइड जो है कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, अमीनो एसिड्स में। और कौन करेगा इनको, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ब्रेक डाउन करेंगे पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में। तो जो प्रोटीन्स है कंप्लीटली जो है डाइजेस्ट हो जाएंगे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का डाइजेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है हमारे स्टमक में और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड विलाई। विलाई क्या करेगी, इस एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगी, और ये फूड जो है हमारी ब्लड कैपिलरीज में, मतलब ये जो एब्जॉर्ब फूड है ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। ब्लड कैपिलरीज जो है ब्लड के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में, सेल्स में, टिश्यूज में इस खाने को, इस एब्जॉर्ब फूड को पहुंचाएंगी और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और यहाँ पे जो वेस्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम में जाएगा, और रेक्टम से एनस के थ्रू होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक मिनट। क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाइडर होती है एंड शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, दिस इज ट्रू, एंड फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो सेकंड, बाकी का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट थी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो जी नहीं, एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय में हो रही है। एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। जी नहीं, एसिमिलेशन होता है जो बॉडी को एनर्जी मिलती है एब्जॉर्ब फूड से, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जी नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई प्रेजेंट होता है, जो फूड को एब्जॉर्ब फूड को, मतलब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। X is largest gland in our body. It secretes Y, which is stored in Z. X, Y, Z are respectively. X, Y, Z क्या है हमें ये बताना है। तो इसने बोला है कि X जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, और हमें पता है जो लीवर है दैट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, एंड इट सिक्रीट Y। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, हमारे गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, विच इज स्टोर्ड इन Z। तो Z क्या होगा हमारा गोल ब्लैडर।
तो इस तरह से एक्स वाई जेड हमें पता चल गया क्या है, एक्स क्या है, लीवर है, बी वाइल जूस है, और जेड क्या है, गोल ब्लैडर है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, एक्स इज लीवर, वाई इज बाइल जूस, जेड इज गोल ब्लैडर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपकी आज की क्लास होगी कंप्लीट यहाँ पे। आप मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस करेंगे, साइंस पेडागोजी का एक चैप्टर, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम, सॉरी, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।